अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 14 है और उसका लेक्चर नंबर आज फर्स्ट है। मुस्लिम इनहेरिटेंस से रिलेटेड अहादीस और कुरान करीम की आयत करीमा मैं आपकी तरफ फॉरवर्ड कर चुका हूँ। मुस्लिम इनहेरिटेंस को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि लॉज हैं, जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड हैं। प्री डिफाइंड से मुराद ये है कि कुरान करीम के अंदर और हदीस मुबारक में उनके रूल्स पहले से प्री डिफाइंड, उसको नोबडी कैन चेंज इट, कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता। दूसरा पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जो शेयर्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर क्या हो, वो मुख्तलिफ तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। सूरह निसा के अंदर तीन आयत हैं। आयत नंबर 11, आयत नंबर 12 और आयत नंबर 176, 11, 12 और 176। इन्हीं तीन आयत करीमा के अंदर मैक्सिमम जो रूल्स हैं वो डिफाइन कर दिए गए हैं। कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि कुरान करीम में डिफाइन नहीं है, उसको हदीस मुबारक में डिफाइन। प्लीज़ माइक्रोफोन को अपना ऑफ कर लें जिनके माइक्रोफोन ऑन है। कोई सवाल होगा रिलेटेड तो ज़रूर ज़रूर डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 है, सूरा नंबर 4 है, अन्निसा के नाम से, द वुमेन के नाम से, जिसमें रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस आयत नंबर 11, 12 और 176 में रूल्स डिफाइन किए गए हैं। जो शेयर कुरान करीम में डिफाइंड हैं वो 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 और 1/6, इतने ही शेयर कुरान करीम के अंदर डिफाइंड है। ये टोटल जो है फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है, और अद्दीन व युस्र, दीन आसान है तो तकसीम मिरास का करना भी आसान है। इस दीन की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, इब्ने माजा की हदीस नंबर 2719 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वरासत का इल्म सीखो और सिखाओ, ये आधा इल्म है, ये भुला दिया जाएगा। वरासत का इल्म सीखो और सिखाओ, ये भुला दिया जाएगा, और सबसे पहले यही इल्म मेरी उम्मत से उठा लिया जाएगा। जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो जो इनहेरिटर्स होंगे, जो वारिसीन होंगे, उनकी मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं, जिसकी मैंने एक बुक आपकी तरफ फॉरवर्ड की है। आई होप सो कि सबके पास वो बुक मौजूद होगी। जिनके पास वो बुक ना हो वो इस साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर फाउंडर एंड ऑथर में चले जाइए और ये जो बुक है मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इस बुक से रिलेटेड ही सारा डिस्कशन किया जाएगा। जितने भी शेयर्स हैं इसमें डिफाइन कर दिए गए। 9 पेज की
ये बुक है उर्दू में भी, एक साइड से उर्दू में है, एक साइड से इंग्लिश के। सबको मैंने लिंक भेज दिया, फिर भी आई एम रिसीविंग द मैसेज कि लिंक नहीं भेजा है। तो इस बुक्स के अंदर जो मल्टीपल शेयरर्स हैं, उनके सारे जो शेयर हैं वो ऑलरेडी डिफाइन कर दी गए। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम इसका डिस्कशन करेंगे तो यहाँ से हम इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो तीन तरह के इनहेरिटर्स हैं। एक वो हैं जिन जो कहलाते हैं फिक्स शेयरर या कुरानी शेयर्स, जिनके हिस्से कुरान करीम में यानी सूरा निसा की आयत नंबर 11 में, 12 में, 176 में, या जिनके हिस्से कुरान में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो आदिस मुबारक के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। जैसे बेटी के साथ में अगर पोती एग्जिस्ट करती है, यानी डॉटर के साथ में अगर ग्रांड डॉटर है, तो ये शेयर कुरान करीम में एग्जिस्ट नहीं करता, ये आदिस मुबारक के अंदर मौजूद है। तो जिनके हिस्से फिक्स हैं शरीयत में, उनको शेयरर या कुरानी कीयर्स कहा जाता है, और उसको टर्मिनोलॉजी के अंदर जबिल फरूज के नाम से जाना जाता है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम उसका शॉर्टकट याद रखेंगे ZF, जबिल फरूज। सेकंड जो कैटेगरी आती है वो आती है असाबात की, जिसको हम रेसिडुअरी बोलते हैं, एग्नेटिक बोलते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है डिस्टेंट किंड्रेड की या यूटराइन ईयर्स की, जिसको जबिल आराम बोला जाता है। तो ये धीरे धीरे इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। एक बेसिक ये इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। कुरान करीम में जो शेयर्स मौजूद हैं या शरीयत के अंदर कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो 4 मेल एयर्स है। शौहर यानी हस्बैंड, फादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर और मैटरनल ब्रदर, केवल 4 मेल हैं जिनके हिस्से शरीयत ने फिक्स किए हैं, और 8 या 9 फीमेल हैं। वाइफ है, मदर है, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, रियल सिस्टर, सगी बहन, पैटर्नल सिस्टर, बाप शरीक बहन, मैटरनल सिस्टर, माँ शरीक बहन, पैटर्नल ग्रैंड मदर, दादी, और मैटरनल ग्रैंड मदर, नानी। तो 12 शेयरर्स हैं जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं, 4 मेल और 9 या 8। कुछ बुक्स में 8 लिखा होता है, कुछ में 9 लिखा होता है। तो 8 फीमेल हो गए और 4 मेल हो गए जिनके हिस्से फिक्स्ड है। ये असबात की लिस्ट है, इसमें अभी इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये टाइम टू टाइम याद हो जाएगा, बुक आपको दे दिया गया है। तो ये टाइम टू टाइम हम तकरीबन 120 क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर। सिलेबस भी मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, जिनके पास सिलेबस ना हो मुझे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, इंशाल्लाह क्लास के बाद वो आपको भेज दिया जाएगा। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। वो जो पीछे डिस्कशन था वो सारा का सारा जर्नली आपके पास भेजा जा चुका है कि सूरा निसा की आयत करीमा 11 नंबर 12, 11, 12, 176 और हदीस मुबारक भी भेजी जा चुकी है। यहाँ से हमने डिस्कशन करना है, जब किसी शख्स की मौत हो जाती है तो उसकी मौत के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस कैसे किया जाए। उससे पहले हमें 3 चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। एक टर्म है गिफ्ट और हिबा। जनरली हम अपनी लाइफ में जो देते हैं, हम उसको ये मान लेते हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस कर दिया है, जो कि 100% गलत है, रॉन्ग है। अपनी लाइफ में जो आप किसी को देते हैं वो इनहेरिटेंस नहीं होता, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को विरासत बांट दी है, अपनी ज़िंदगी में हमने इनहेरिटेंस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। दैट इज़ टोटली रॉन्ग है। ज़िंदगी में जो हम देते हैं किसी को, वो या तो गिफ्ट कहलाता है, या हिबा कहलाता है, या तोहफा कहलाता है, या हदिया कहलाता है। तो गिफ्ट से रिलेटेड जो आदिस मुबारक हैं, यहाँ पे मैंने कुछ रेफरेंसेस मुस्लिम शरीफ से और तिरमिज़ी शरीफ पे डाल दिए हैं। ये इंटरनेशनल हदीस है, यहाँ से आप देख सकते हैं। गिफ्ट हम जो देते हैं, यानी वो ट्रांसफ़र ऑफ आपके पास प्रॉपर्टी है आपकी, जो आप अपनी लाइफ में ही किसी को देते हैं और उससे कोई मुतालबा नहीं करते उसके रिगार्डिंग में।
गिफ्ट जब हम देते हैं तो किसी को भी हम गिफ्ट कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को भी कर सकते हैं, मुस्लिम्स को भी कर सकते हैं, गैर मुस्लिम को भी कर सकते हैं, अपने बच्चों में भी कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, अगर हम अपने बच्चों के बीच में गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हदीस मौजूद हैं जो मैंने रेफरेंस पीछे आपको दी है। इसमें नुमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस भी मौजूद है, जिसके अंदर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और अपने बच्चे के लिए एक गुलाम को लेकर जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस गुलाम को अपने बच्चे को देना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया कि ऐसा गुलाम आपने अपनी बाकी औलादों को भी दिया है? तो साहबी कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैंने बाकी को नहीं दिया। तो आपने कहा मैं जुल्म का गवाह नहीं बनूंगा। तो यहाँ से स्कॉलर एक रूल ड्राइव करते हैं कि इफ़ यू वांट टू गिव समथिंग टू द किड्स, अपनी लाइफ में अपनी बच्चों को देना चाहते हैं, तो दैट मस्ट बी इक्वल। मेल और फीमेल के अंदर जिंदगी में अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक तरीका ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में किसी को उसका फुल्ली ऑनर बना दें, डॉक्यूमेंटेशन कर दें, अगर प्रॉपर्टी का मैटर है तो, और वो मेल और फीमेल में हम इक्वल करेंगे। अपनी लाइफ में हम 2:1 का रेशियो डिफाइन नहीं करेंगे, जैसे 2:1 का रेशियो इनहेरिटेंस में दिया जाता है। तो गिफ्ट मस्ट बी इक्वल बिटवीन द किड्स, और अगर किड्स के अलावा किसी को दे रहे हैं तो वो अनइक्वल किया जा सकता है। यहाँ पे दो पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए हैं कि जो गिफ्ट है वो ना तो विल की इक्विवेलेंट है, और ना गिफ्ट है जो है वो ना इनहेरिटेंस की इक्विवेलेंट है। दूसरा टर्म आता है इस्लामिक विल या वसीयत। एक जर्नल विल होती है जो हम देखते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू दी कोर्ट्स के लॉ के अकॉर्डिंग है, हम किसी को भी विल कर देते हैं और वो इसका मालिक बन जाता है। बट अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, जो वारिसीन हैं, जो इनहेरिटर्स हैं, किसी भी इनहेरिटर्स के लिए हम वसीयत नहीं कर सकते। आज ही मैंने आपके ग्रुप में एक हदीस को सेंड किया है कि जो एयर्स हैं वो, उनके लिए वसीयत नहीं की जा सकती है। उनके हिस्से ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, सूरा नंबर 11 के अंदर, 12 के अंदर और 176 के अंदर। तो इस्लामिक विल से रिलेटेड जो रेफरेंसेज हैं यहाँ पे कोट कर दिए गए हैं, इंटरनेशनल हदीस मौजूद है, वहाँ से आप इस्लाम 360 में जाके इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो इस्लामिक जो विल है वो भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, और जो विल हम लिखते हैं इस्लामिक विल, वो अपनी लाइफ में यानी अपनी ज़िंदगी में लिखते हैं, और इसकी एक लिमिट है विल की, दैट इज़ 1/3। एक तिहाई से ज़्यादा की हम वसीयत नहीं कर सकते, विल नहीं कर सकते। और विल जो हम बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे? नॉन एयर्स के लिए बनाएंगे। जिनके हिस्से शरीयत ने फिक्स कर दिए हैं, जिनको हिस्सा विरासत में मिल रहा है, उनको हम विल नहीं कर सकते हैं। तो इस्लामिक विल क्या एप्लीकेबल टोटल होल अमाउंट पर हो जाएगा? जब किसी शख्स की डेथ होगी और उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी बचती है, उस प्रॉपर्टी में कार भी हो सकती है, कोठी भी हो सकती है, बंगला भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकते हैं, ज्वेलरी भी हो सकती है, बिटकॉइंस भी हो सकते हैं, शेयर्स भी हो सकते हैं, और जो फार्मिंग लैंड्स हैं वो भी हो सकती है, यानी खेती बाड़ी की ज़मीन भी हो सकती है। कुछ स्कॉलर ने फतवा दिया है जो कि 100% रॉन्ग है, उसमें सारे लोग मुत्तफिक नहीं है, कि जो ज़मीन, खेती की जो ज़मीन है उसमें लड़कियों का हिस्सा नहीं होता है। ये टोटली 100% रॉन्ग फतवा है। हर एक चीज़, अगर अनवर की आज डेथ होती है या किसी की भी डेथ होती है, तो उसकी जो खेत हैं, उसके जो बागात हैं, खेत के अंदर भी बच्चियों का यानी लड़कियों का हिस्सा है, और बाकी में भी हिस्सा है। तो वॉट एवर जो भी मैं छोड़कर इस दुनिया से जाता हूँ, कार है, कोठी है, बंगला है, वॉट एवर एसेट जो भी है, वो सारा का सारा तरका बनेगा, और उस पर जो है विल अप्लाई नहीं होगी। विल को अप्लाई करने के लिए कुछ रूल शरीयत ने डिफाइन किया है कि उसमें से जो फनरल यानी कफन दफन का जो खर्च है उसको निकाल दिया जाएगा, और जो मेरे ऊपर कर्ज होगा, यानी अगर मेरी डेथ होती है और मैंने किसी से कर्ज उधार लिया था, तो मेरा कर्ज भी निकाला जाएगा, और जो मेरा कफन दफन पे खर्च है उसको भी माइनस किया जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर विल अप्लाई की जाएगी। इंशाल्लाह अभी इसको डिस्कशन करेंगे मैथमेटिकली। ये थ्योरेटिकली पार्ट हम थोड़ा सा कवर कर रहे हैं कि इस्लामिक विल जो है पूरे अमाउंट पर, जो भी स्टेट का अमाउंट है उस पर एप्लीकेबल नहीं है। उसमें से कफन दफन के खर्च को निकाल दिया जाएगा और कर्ज को निकाल दिया जाएगा,
और बाकी जो अमाउंट बचेगा दोनों माइनस करने के बाद उस पर 1/3 विल अप्लाई होगी। विल ईयर्स के लिए नहीं कर सकते हैं, नॉन ईयर्स के लिए कर सकते हैं, मदारिस के लिए भी कर सकते हैं, किसी मस्जिद के लिए भी कर सकते हैं, किसी शेल्टर के लिए भी कर सकते हैं, कोई वाटर पंप के लिए भी कर सकते हैं, किसी के एजुकेशन के लिए भी कर सकते हैं, किसी एक को भी दे सकते हैं, मल्टीपल लोगों को भी दे सकते हैं। बट मेरा टॉपिक जो है वो मुस्लिम इनहेरिटेंस का कैलकुलेशन कैसे आसान किया जाए, मेरा जो स्पेशलाइजेशन है 7 साल का वो उसके अंदर है। थर्ड जो पार्ट है वो है इनहेरिटेंस, यानी ये भी ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, बट ये ट्रांसफरिंग ऑफ जो प्रॉपर्टी है इसमें हमारा कोई राइट नहीं है। विल में हमारे पास एक राइट था कि हम 1/3 विल कर सकते थे लिमिट के साथ में, और विल किसी को भी कर सकते थे वारिसीन के अलावा। गिफ्ट में हमारे पास राइट्स था कि हम किसी को भी कम ज़्यादा दे सकते थे, और अगर बच्चों में तकसीम करते तो वो इक्वल करते। लेकिन इनहेरिटेंस यानी मीरास, तकसीम मीरास के अंदर हमारा कोई भी पर्सनल रूल काम नहीं करेगा। यहाँ पे हम बाउंडेड हैं जो इस्लामिक शरीयत ने डिफाइंड किया है। तो ये जो इनहेरिटेंस के जो रूल्स हैं वो आयत नंबर 11 सूरह निसा की 12 और 176, इन 3 आयत करीमा के अंदर मेंशन है, और कुछ जो वहाँ पर डिफाइंड नहीं है वो हदीस के अंदर डिफाइंड किए गए हैं, जो हम टाइम टू टाइम इंशाल्लाह देखेंगे। इनहेरिटेंस का अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए फिर यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि इनहेरिटेंस विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द होल स्टेट अमाउंट। मेरी डेथ के बाद मेरा जो होल स्टेट का अमाउंट होगा उस पर इनहेरिटेंस एप्लीकेबल नहीं होगी। इनहेरिटेंस अमाउंट के लिए यानी जो पार्ट मेरे वारिसीन में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेरे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेरे ख़ानदान के लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके लिए ज़रूरी है कि 3 एक्सपेंसेस को माइनस किया जाएगा। वो 3 एक्सपेंसेस कौन से हैं? वो मेरे कफ़न दफन यानी फनरल का एक्सपेंस, अगर मेरे ऊपर कर्ज है तो वो एक्सपेंस, और अगर मैंने इस्लामिक विल की है 1/3 मैक्सिमम, इन तीनों को निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है वो मेरे वारिसीन में तकसीम किया जाएगा। जब कभी भी किसी की डेथ होती है तो वो 4 ड्यूटीज हमारी तरफ छोड़कर जाता है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मेरी वॉइस सबको आ रही है? ये किसी एक को नहीं, सबके पास में डिस्टरबेंस जा रही है? जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। क्लियर है, ओके, थैंक यू। तो जब किसी शख्स की मौत हो जाती है तो 4 ड्यूटीज हैं जो हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं। एक, उसका कफन दफन। दूसरा, उसके ऊपर अगर कर्ज है तो कर्ज की अदायगी की जाए। तीसरे नंबर पर, अगर उसने विल की है जो कि वैलिड विल है, इस्लामिक विल है, लेस देन और इक्वल टू 1/3 है, तो उस विल को फुलफिल किया जाए। और फोर्थ नंबर पर तरके का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था जिसको डिस्कशन करना जो है ज़रूरी था। अब इंशाल्लाह यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, और उस कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी डेथ के बाद जो भी टोटल स्टेट है उसका जो अमाउंट है उसको हमने मान लिया टीपीए, टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट। फॉर एग्जांपल इसको मान लीजिए कि समझने के लिए कि 1 लाख रुपीस मैंने अपने पीछे छोड़े हैं, 1 लाख रुपए। मेरी डेथ के बाद मेरा जो फनरल अमाउंट है, कफन दफन पे जो खर्च किया गया, लेट्स कंसीडर इट कि वो 10,000 रुपये एक्सपेंस हुआ मेरे कफन दफन के ऊपर। मेरे ऊपर जो कर्ज था जो मैंने किसी से ले लिया था और अपनी लाइफ में मैं दे नहीं पाया और मेरी डायरी में नोट करके कहीं रखा हुआ था, वो लेट से 30,000 था। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये विल का अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करें। मेरा छोड़ा हुआ जो अमाउंट है 1 लाख रुपीज है। कफन दफन यानी जो फेनरल अमाउंट है दैट इज 10,000 है। मेरे ऊपर जो कर्ज है वो 30,000 है। और पीछे हमने डिस्कशन किया कि जो विल है, विल को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो विल के लिए ज़रूरी है इन 2 एक्सपेंसेस को निकाला जाए। कौन सी 2 एक्सपेंसेस को निकाला जाए?
जो कि फनरल और जो कर्ज है उसको निकाला जाए। तो इसके लिए एक फार्मूला है, जो कि इस फार्मूले को हम यहाँ से फॉलो करेंगे। विल के अमाउंट के लिए ये फार्मूला हम फॉलो करेंगे। पीपीए यानी टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपीज है फॉर एग्जाम्पल। मेरे कफन दफन पे जो खर्च हुआ 10,000, और जो मेरे पास कर्ज था, किसी का उधार था मेरे ऊपर, वो 30,000। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये टोटल कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, 40,000। 1 लाख में से इसको माइनस कर दीजिए, 40 को, और डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा, 60,000 ऑब्लिक 3। तो 1/3 जो विल हो सकती है अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ, वो कितनी हो सकती है, 20,000। ये सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है जो ये यहाँ पर अभी कैलकुलेशन किया गया, किसी को भी समझ ना आया हो, जो भी सारे लोग ऑनलाइन मौजूद हैं, एनीबडी, इट्स क्लियर टू ऑल। इट्स क्लियर। ये प्रोसेस हर एक की डेथ के बाद होना है, मेरी डेथ हो या आपकी डेथ हो। वो अलग बात है कि आपके ऊपर कोई कर्ज ना हो। फनरल का जो एक्सपेंस है, हो सकता है किसी रिलेटिव ने या बेटे ने या बेटी ने दे दिया हो, लेकिन ये वाला जो अमाउंट है एटलीस्ट 1 लाख के ऊपर तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका फिर होना ही है। बट अगर किसी के पास फनरल एक्सपेंसेस है ये, तो इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि किसी ने या मैंने फॉर एग्जांपल अपनी मौत से पहले अपनी डायरी में मेंशन कर दिया था कि 25,000 दे दिया जाए, किसी मदारिस में दे दिया जाए या किसी शेल्टर में दे दिया जाए, तो ये जो विल है 25,000, ये विल एप्लीकेबल नहीं है। इसको अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, जो भी लोग जिंदा होंगे जो इस चीज को देख रहे होंगे, इस चीज को रिड्यूस किया जाएगा। कितना रिड्यूस किया जाएगा, कि ये अंडर द लिमिट आ जाए। मैंने अगर 25,000 की विल की थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया वो 25,000 नहीं आ रही, क्योंकि मेरे पास अमाउंट ही 1 लाख रुपीज बचा था, 20,000 आ रही है, तो उसको रिड्यूस करके 20,000 किया जाएगा। नाउ अब लास्ट आता है कि इनहेरिटेंस अमाउंट को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इनहेरिटेंस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें यहाँ देखना होगा कि इनहेरिटेंस अमाउंट के लिए जरूरी है कि 3 एक्सपेंसेस को माइनस किया जाएगा, विल, डेप्थ, कर्ज और फनरल एक्सपेंसेस, तीनों को माइनस किया जाएगा। तो इन तीनों को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है, वो अमाउंट वारिसीन में या इनहेरिटेंस में, इनहेरिटर्स के बीच में तकसीम किया जाएगा। तो कैसे इनहेरिटेंस के अमाउंट को कैलकुलेट किया जाए, उसके लिए आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और इस फार्मूले में आप यहाँ पर ये 1 लाख रुपीज, फनरल का जो एक्सपेंसेस था वो 10 के था, 10,000 रुपये था, ये 30 के था, और जो अभी विल का अमाउंट आपने निकाला है वो 20 के है। इन सब को अगर हम माइनस करते हैं तो 1 लाख में से ये जो सारा अमाउंट है, ये अमाउंट 60,000 आता है। और अब इनहेरिटेंस जो अमाउंट है, जो कि IA है, वो 40,000 बचता है। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ये दो फार्मूले हर एक की डेथ के बाद अप्लाई होने हैं और हर एक की मौत होनी है। तो आई थिंक ये भी सबको क्लियर है और ये भी सबको क्लियर है। तो मैंने जो 7 साल अपने स्पेंड किए हैं इसी 40,000 रुपये के ऊपर, 40,000 के ऊपर किए हैं, कैसे इनहेरिटेंस अमाउंट को वारिसीन में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। मल्टीपल बुक्स मैंने लिखी हैं, जो आपको मैंने लिंक्स भेजे हैं, वहाँ पे आप लोगों ने देख लिया होगा।
यहाँ से हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं ताकि एक थोड़ा सा शौक पैदा हो जाए आप लोगों को। बाकी तो हमने एक सिलेबस दिया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट डे में ये ज़रूरी है कि ये बता दिया जाए कैलकुलेशन का पैटर्न क्या होगा, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जिनको मैथ से थोड़ा शौक है। व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आया हुआ है, मैं उनको ज़रा ज्वाइन कर लूँ ग्रुप में। एक मिनट का मुझे वक्त देते हैं, ये भी शायद ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया है कि हस्बैंड की डेथ हो गई है और उसने अपने पीछे अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीवी, एक बेटा और एक बेटी को छोड़ा है। ये सवाल हमने इसलिए लिया है कि यहाँ पर हम दो आयत करीमा को देख सकें, आयत नंबर 11 और आयत नंबर 12 के अंदर सूरा निसा की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डिस्कशन कर सकें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो लोग नोट करना चाहते हैं हैंड टू हैंड नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल स्लो मोशन में यहाँ पे क्लास लेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 5 स्टेप्स 6 स्टेप की जरूरत पड़ती है। स्टेप नंबर 1 में हम ये लिखेंगे कि लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, उलझा हुआ नहीं है, क्योंकि जब इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस आते हैं तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट जब आप सीख जाते हैं तो आसान हो जाता है। तो यहाँ पर एक ही डेथ है, सिंगल डेथ है। सिंगल डेथ के जो क्वेश्चंस हैं बड़े आसान होते हैं। जब मल्टीपल डेथ हो जाती हैं 8-10, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हम ये लिखेंगे कि मरने वाले ने अपने पीछे किस किस को छोड़ा है। तो यहाँ पे मदर, फादर, वाइफ, सन, डॉटर। मदर, फादर, वाइफ, सन, डॉटर। थियोरटिकल जो लेक्चर्स हैं वो इंटरनेट पे बहुत सारे उलमा इकराम के मौजूद हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो कैलकुलेशन बेस्ड है वो ना के बराबर है। तो मेन हमें फोकस करना है कैलकुलेशन पे, क्योंकि ट्रांसलेशन, तफसीर सारी भरी पड़ी हैं, वो सबको याद भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मदर, फादर, वाइफ, सन, इनकी क्या कैटेगरी हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। तो जो हमने बुक आपको भेजी है उसको भी साथ साथ फॉलो करें, ताकि यहाँ पे हम देखें मदर, फादर, ये जो बुक है इस बुक को आप डाउनलोड कर लेंगे। रीड पे भी जा सकते हैं, डाउनलोड पे भी जा सकते हैं। तो हम ये रीड पे चले गए। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तब उस बुक को आप देखें, इंशाल्लाह वो धीरे धीरे सारे जो शेयर्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे। हमें ये देखना है कि मदर का शेयर कितना है, कौन सी कैटेगरी में आती है, वाइफ कौन सी कैटेगरी में आती है। हस्बैंड की डेथ हुई है तो हस्बैंड को हमने नहीं देखना है। शेयर ऑफ वाइफ, वाइफ को दो तरीके से शेयर मिलता है, 1/4 मिलता है, 1/8 मिलता है।
हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मरने वाले ने, हस्बैंड ने अपने एक बेटे को भी छोड़ा है और बेटी को भी छोड़ा है, तो वाइफ का शेयर कितना होना चाहिए? आप ही लोगों से आंसर चाहिए क्योंकि आपने सीखना है। 1/8। जी, कितना होना चाहिए? 1/8। 1/8। 1/8 होना चाहिए। अब चाहे किड में एक बच्चा हो या एक से ज्यादा हो, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, पड़पोता हो, पड़पोती हो, याद रहे कि यहाँ पे नवासा और नवासी नहीं आते, वो दूसरे खानदान में होते हैं। कुछ लोग नवासा नवासी को भी यहाँ कंसीडर करते हैं। तो 1/8 किसका शेयर हो गया? वाइफ का शेयर हो गया। और उसकी कैटेगरी क्या है? प्राइमरी ईयर से या कुरानिक ईयर से, या शॉर्टकट में बोलेंगे ZF, जबिल फ्रूज, जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं। नाउ फादर का हिस्सा कितना होगा यहां से देखकर बताइए। इसको पढ़िए गौर से क्योंकि आपने सीखना है। 1/6। फादर के 3 शेयर्स यहाँ पे दे रखे हैं। मैं जरा दूसरा पेन ले लूं ताकि हाईलाइट करने में आसानी हो। जितने भी ऑनलाइन हैं बिल्कुल शौक से पढ़ें, आसान है, टफ नहीं है, कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, कॉम्प्लेक्स है नहीं। शेयर ऑफ फादर कितना है? क्योंकि मरने वाले ने अपने फादर को भी छोड़ा है, तो फादर को 3 तरीके से शेयर मिल रहा है। एक, ये दूसरा और तीसरा, 3 तरीके से फादर को शेयर जाता है। हस्बैंड ने अपने पीछे किसको छोड़ा है? सन को भी छोड़ा है और डॉटर को भी छोड़ा है। तो फादर का शेयर कितना होना चाहिए? मरने वाले के वालिद साहब का शेयर कितना होना चाहिए? 1/6 होना चाहिए, 1/6 प्लस आर होना चाहिए, या आर होना चाहिए? आर का मतलब है रेसिड्यू, आर इक्वल टू है रेसिड्यू। 1/6। और कोई दूसरी राय तो नहीं है किसी की भी? अगर ऐसा होता कि मरने वाले ने अपने पीछे केवल बेटी छोड़ी होती तो कितना शेयर होता वालिद साहब का? 1/6 प्लस रेसिड्यू। 1/6 प्लस रेसिड्यू। बाकी किसी की आवाज नहीं रही, एक ही वॉइस रिकॉग्नाइज कर रहा हूं मैं एवरी टाइम। ZF का मतलब है जबिल फ्रूज, जो कि फिक्स शेयर है। ए का मतलब है जो कि रेसिडुअरी है या असबात है। वालिद साहब की 2 कैटेगरी बनती हैं जब किड्स में केवल कौन मौजूद हो? फीमेल हो। यानी वालिद साहब रेसिड्योरी भी बनते हैं और वालिद साहब ZF भी बनते हैं। तो ZF के तौर पे वालिद साहब को 1/6 जाता है और रेसिड्योरी एज ए R2 जाता है, आर जाता है, यानी बचा हुआ जाता है। तो यहाँ पे वालिद साहब को केवल 1/6 जाएगा चूंकि औलाद में बेटा मौजूद है। तो वालिद साहब का 1/6 हो गया। माँ का शेयर कितना होगा? शेयर ऑफ मदर देखते हैं। ये शेयर ऑफ मदर है। देखिए मदर को कितना शेयर जाना चाहिए, थोड़ा कोशिश करें। 1/6। 1/6। चाहे वो मेल होते चाहे फीमेल होता, बेटा या बेटी या पोता या पोती, 1/6 ही जाता। तो यहां से हमें ये पता लग गया कि किस किस को कितना जाएगा। अब जब कभी भी बेटा और बेटी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जब कभी भी बेटा या बेटी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं या पोता या पोती एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जब कभी भी सन एंड डॉटर या ग्रांड सन एंड ग्रांड डॉटर एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, यानी ये एक साथ एग्जिस्ट करते हो या ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर एग्जिस्ट करते हो, तो ये प्राइमरी ईयर्स में नहीं आते, ये सेकेंडरी ईयर्स में आते हैं। यहां पर मेंशन है कि अगर एक ही डॉटर होती तो उसका शेयर 1/2 होता। सूरा निसा की आयते करीमा कहां पर लिखा हुआ है? ये 4:11 में लिखा हुआ है। अगर 2 या 2 से ज्यादा बेटियां होती तो उसको भी 4:11 के अकॉर्डिंग फिक्स शेयर 2/3 जाता, 2 या 2 से ज्यादा बेटियों को। लेकिन जब कभी भी ऐसा हो कि बेटा और बेटी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी कैटेगरी
जो आती है वो आसाबाद के अंदर आती है, यानी रेसिडुअरी के अंदर आती है, और उसको हम शॉर्ट में एबीजी के नाम से जानेंगे, असबा बी गैरी। एबीजी उस कैटेगरी को बोलेंगे जब कभी भी मेल एंड फीमेल एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। इसमें सन एंड डॉटर भी आता है, इसमें ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर भी आते हैं, इसमें रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर एंड पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर। तो हम इस 4 कैटेगरी जब भी एग्जिस्ट करती हैं, 1 2 3 4, ये असबा बी गैरी के अंदर आती हैं, यानी मेल एंड फीमेल जब को एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पे सन एंड डॉटर एग्जिस्ट करते हैं, और इनको शेयर कितना जाएगा, 2:1 जाएगा। किसमें से, जो रेसिड्यू होगा, यानी जो बचेगा। अब इसको जो सारा हमने डिस्कशन किया, क्योंकि पहला दिन है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, हेडेक लग रहा होगा, बट इंशाल्लाह सब आसान हो जाएगा। यहाँ पे धीरे धीरे इस चीज़ को हम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे सबको हम लिखते हैं कि जो मदर हैं वो ZF है, जबिल फरूज, यानी उसकी हमेशा एक ही कैटेगरी होती है। फादर की मल्टीपल कैटेगरी होती हैं, लेकिन चूंकि सन एग्जिस्ट करता है, दैट्स वाई वालिद साहब केवल ZF रहेंगे, जबिल फरूज यानी फिक्स शेयरर। मदर को औलाद की मौजूदगी में शेयर जाएगा 1/6, जो अभी आप लोगों ने ही बताया। फादर को भी 1/6 जाएगा। वाइफ की दूसरी कोई भी कैटेगरी कभी भी नहीं होती, जैसे मदर की भी कभी कोई दूसरी कैटेगरी नहीं होती। फादर की 3 कैटेगरी होती हैं कि उसको ZF के तौर पे मिलता है, कभी कभी वो ZF होता है प्लस रेसिड्यू भी होता है, यानी वो फिक्सचरर भी है और रेसिड्यूअरी भी है, और समटाइम्स वो केवल रेसिड्यूअरी भी है। तो देखेंगे मल्टीपल केस इंशाल्लाह आएंगे। वाइफ का जो शेयर है वो 1/8 है। अब ये कहाँ कहाँ पर सूरा निसा में लिखा हुआ है उसको भी मेंशन कर लीजिए, कि मदर का जो शेयर लिखा हुआ है वो 4:11 में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 11। फादर का शेयर भी 4:11 में लिखा हुआ है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, जो जहां से शुरू होती है। वाइफ का शेयर आयत नंबर 12 के अंदर है, 4:12 के अंदर, वलकुम निस्फु मा तरका से जो आयत करीमा शुरू होती है। ये 3 फिक्स शेयरर हैं हमारे इस क्वेश्चन में, और जो बेटा और बेटी हैं इनकी कैटेगरी होती है एबीजी, असबा बिगैरी यानी रेसिड्यूअरी। इन लोगों को क्या मिलेगा, आर, यानी बचा हुआ माल, रेसिड्यू। उस रेसिड्यू के अंदर इनका जो शेयर बनेगा कितना बनेगा, 2:1 1 बनेगा। ईच सन के 2 शेयर जाएंगे, जितने भी सन होंगे, यहाँ पे एक ही सन है, और जो डॉटर है उसका एक शेयर होगा। तो अब सबसे पहले एक, मैंने आज भी आपको एक लिंक फॉरवर्ड किया है IIRC इस्लामिक इनहेरिटेंस रिसर्च सेंटर की वेबसाइट से, हदीस मुबारक का, जिसमें कहा गया है कि सबसे पहले शेयर उनको दिया जाएगा जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं। तो यहाँ पे फिक्स्ड हिस्से किसके हैं, मदर के, फादर के और वाइफ के। कम टू दी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ ZF कहें, या पुरानिक ईयर्स कहें, या प्राइमरी ईयर्स कहें, मल्टीपल नाम दिए जा सकते हैं। प्राइमरी ईयर्स कहें, या यू कैन से शेयरर्स कहें, कुछ भी कहा जा सकता है। तो जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं, जो कि ZF हैं, फिक्स्ड हिस्से वाले, उनको सबसे पहले दिया जाएगा। अब यहाँ पर मदर को आप M से डिनोट कर दीजिए, फादर को F से डिनोट कर दीजिए, वाइफ को W से डिनोट कर लीजिए, वाइफ को W से डिनोट कर लीजिए। मदर के नीचे मदर का शेयर लिख दीजिए, फादर के नीचे फादर का शेयर लिख दीजिए, वाइफ के नीचे वाइफ का शेयर। अब यहाँ पर हमें एलशियम लेना होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका एलशियम कितना होगा, कोई बताएगा भाई, एनीबडी? 24। 24। इसका एलशियम हो जाएगा 24। जिन लोगों को एलशियम नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने एक किताब लिखी है
उसके लिए भी आप वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद मेरे प्रोफाइल के नीचे यहाँ पर जो कि अबाउट आईआईआरसी है, यहाँ पे जाने के बाद ये लेकिन उर्दू के अंदर है, सिराजी से पहले रियाजी, इसमें कैसे फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स को जोड़ना है, उसको घटाना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे उसको मेंशन कर दिया गया है। और अगर किसी को समझ नहीं आता है तो इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे मेरे से कॉल कर सकता है। तो यहाँ पे एलसीएम 24 आ गया। अब 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा, 6 4 ज़ा 24। इसी तरीके से ये भी 4 आ जाएगा और 8 3 ज़ा 24। ये कितना आ जाएगा? 11/24। यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही भाई? क्लियर है यहाँ तक? नो डाउट सर। सबको क्लियर है? नो डाउट। चलिए, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो 11/24 चला गया, किसको चला गया? जो कि फिक्स शेयरर थे। ये हदीस मुबारक के अकॉर्डिंग एक पार्ट हमने रिजॉल्व कर लिया कि सबसे पहले उनके हिस्से दे दें जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं। बाकी जो बचे वो करीबी रेसिडुअरी का है। अगर मेल हैं तो केवल मेल का है, और मेल के साथ अगर फीमेल हैं तो फिर उनको भी जाएगा। स्टेप नंबर 3 पे जाइए। स्टेप नंबर 3 में शेयर लेफ्ट शेयर ऑफ एबीजी लिख दिए, असबा बी गैरी यानी रेसिडुअरी के लिए। अब यहाँ पर 5 स्टेप्स हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं स्टेप नंबर 3 में, ये बेटा बेटी के लिए भी यही अप्लाई होगा प्रोसेस, पोता पोती के लिए भी यही प्रोसेस अप्लाई होगा। भाई कलर सबको डिस्प्ले नहीं हो रहा क्या? ये चेंज कर लेता हूँ। आई थिंक ये सबको विजिबल होना चाहिए। शेयर ऑफ असबा बी गैरी यानी जो रेसिडुअरी है। मैं ये बता रहा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास स्टेप 3 है। बेटा बेटी हो या पोता पोती हो, रियल ब्रदर या रियल सिस्टर हो, पैटर्नल ब्रदर या पैटर्नल सिस्टर हो, जब कभी भी ये एग्जिस्ट करेंगे स्टेप नंबर 3 ऐसे ही फॉलो होगा। इसका पार्ट ए, शेयर लेफ्ट फॉर सन एंड डॉटर। फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी की किताब में या जो भी किताबें उसमें पढ़ाया जाता है कि जो फ्रैक्शन होता है, ये जो हमने निकाला है, ये क्या निकाला है? फ्रैक्शन निकला है। जो फ्रैक्शन होता है वो पार्ट ऑफ ए क्या होता है? होल होता है। यानी जो आपके ये होल है, इस होल का कोई भी जो पार्ट है, इस ये उसका एक फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर्टी मेरी डेथ के बाद चाहे 1 करोड़ रुपए की हो, 1 अरब रुपए की हो या 100 रुपए की हो, वो उसको एक ही माना जाएगा। यानी 1 माइनस टोटल शेयर ऑफ ZF जो आपने वहां पे अभी निकाला है। तो 1 में से माइनस कर दिया जाएगा 11/24 को। तो यहां पर ये 24 आ जाएगा, ये 24 माइनस 11 हो जाएगा, और ये 13/24 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो? क्लियर है सबको? यस सर। जी बिल्कुल क्लियर है। बी स्टेप। अलहमदुलिल्लाह। बी स्टेप। यस सर। बी स्टेप के अंदर हम जाएंगे सूरा निसा के अंदर आयत नंबर 11 के अंदर, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सायैन। यानी बेटा और बेटी की निस्बत या उनका रेशियो। रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर।
तो जितने भी सन एंड डॉटर होंगे उसको इस फॉर्म में लिख दिया जाएगा, यानी 2:1। 2 रेशियो है बेटे का और 1 रेशियो है बेटी का। अगर ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि 2 सन होते और 3 डॉटर होती, तो हम इसको कैसे लिखते? S:S, D:D:D, और ये कितना हो जाएगा? 2:2, :1:1 और ये :1। तो फिर हम इस तरीके से इसको लिख रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सन एक डॉटर है, दैट्स वाई ऐसे लिखा जाएगा। नाउ अब इसका स्टेप नंबर C, एडिशन ऑफ रेशियो, निस्बतों का जोड़। एडिशन ऑफ रेशियो, निस्बतों का जोड़, यानी S + D = 2 + 1 = 3, यानी बेटा और बेटी की निस्बत 2:1 है और उनकी निस्बतों का यानी उनके रेशियो का जोड़, उनके रेशियो का एडिशन 3 है। डी पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, शेयर ऑफ सन। अगर पोता होता, ग्रांड सन होता, तो वहां पे ग्रांड सन का नाम आ जाता, और ये फार्मूला सेम अप्लाई होगा। शेयर ऑफ सन इक्वल टू R। व्हाट इज R? ये R है, मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो। अब इस फार्मूले में आप उसको पुट कर दीजिए। सन का शेयर निकालने के लिए R की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी? 13/24। 13/24। ये वैल्यू हमने यहां से पिकअप किया, मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन। रेशियो ऑफ सन हमने कहां से लिया? ये रेशियो ऑफ सन हुआ, हमने गलती से 1 लिख दिया है, 2 कीजिए उसको। रेशियो ऑफ सन हुआ कितना? 2 हुआ। ये 2 कहां से आया? क्योंकि फर्स्ट टाइम है इसलिए सारी चीज समझाना जरूरी है, बाकी इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। थर्ड चीज, एडिशन ऑफ रेशियो, ये लिया हमने यहां पर 3, और ये 3 कहां से आया? ये 3, ये वाला 3 आया। अब इसको सिंपलीफाई कीजिए, कितना आएगा? यहां अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा? 13/36। ये क्लियर है सबको? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये जो स्टेप है, ये स्टेप मदारिस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इज दैट कि मोस्ट ऑफ द जो मदारिस हैं, हम लोगों को ये चाहिए कि जिनको मैथमेटिक्स आता है मदारिस के बच्चों की हेल्प करें, क्योंकि दे नोज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, तो उनको आता है किसका हिस्सा कितना है, कितना हिस्सा कितना है। लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ द मैथमेटिक्स, फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स और ये डिवीजन पार्ट और टेबल्स, ये जब उनको नहीं आती तो वो इस छोटे से पार्ट को 13/24 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 को भी दे आर अनेबल टू सॉल्व इट। मोस्ट ऑफ द मदारिस का ये हाल है। तो हम लोगों ने सीखना है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया है, इसको सीखने के बाद मदारिस के बच्चों की हेल्प करनी है, उलमा इकराम की हेल्प करनी है, ताकि दोनों को इंटीग्रेट कर सकें और एक रिजल्टेंट हम निकाल सकें। तो शेयर ऑफ द सन निकला 13/36। कहाँ से? इस फार्मूले से। सिमिलरली ऐसे ही हमें कैलकुलेट करना है, इसका ई पार्ट में आ जाइए। अब नाउ कम टू द ई पार्ट, शेयर ऑफ डॉटर। थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग जाएगा क्योंकि आज पहला दिन है, और एक सवाल कराना इसलिए जरूरी है कि पूरा हफ्ता है और आप ऑन दैट क्वेश्चन, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट क्वेश्चन घर से कुछ होमवर्क कर सकें। शेयर ऑफ डॉटर, इसमें भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा, आर यानी रेसिड्यू मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डॉटर।
रेशियो ऑफ डॉटर ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो। तो यहां पर 13/24 तो वैसा ही रहेगा। अब जो रेशियो ऑफ डॉटर है वो कितना है? 1 है। रेशियो ऑफ डॉटर कितना है? 1 है। और एडिशन ऑफ रेशियो इज 3 है। एडिशन ऑफ रेशियो इज 3 है, दिस वन। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। अब ये यहाँ से कुछ डिवाइड तो हो नहीं सकता है, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? तो 24 की 3 से 13/72। 72। तो ये जो हमने निकाला, ये 2 शेयर हैं जो हमने कैलकुलेट किए, जो कि अनफिक्स्ड शेयर थे। ये ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम डॉटर का शेयर 13/30/72 ही आएगा। अगर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो ये फिर बदल जाएगा। लेकिन जो फिक्स शेयर हैं, ये फिक्स शेयर, इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अब स्टेप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सबके शेयर एक साथ रखते हैं। स्टेप नंबर 4। टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। कैलकुलेटर्स मौजूद हैं इंटरनेट पर, उसमें से कुछ सही हैं कुछ गलत हैं, बट कैलकुलेटर आपको ये नहीं सिखाता कि कैसे आ रहा है, वो आपको केवल आंसर दे देता है। तो फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते, कोई नया क्वेश्चन आपके पास आता है तो, जिसमें मल्टीपल केस स्टडीज हो जाती हैं। तो ये तरीका अगर आप इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे। तो यहाँ पर मदर फादर वाइफ, मदर फादर वाइफ को लिख लीजिए। मदर, ये फादर प्लस वाइफ, और यहाँ पर सन, और फिर ये डॉटर। तो ये 1/6 था, ये भी 1/6 है। वाइफ का शेयर भी फिक्स्ड है 1/8। बेटे का जो शेयर अभी आपने निकाला था, दैट वाज दी 13/36 था, और डॉटर का शेयर 13/72। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो एलसीएम था, यहाँ पर एलसीएम 24 था। ऐसा नहीं है कि एलसीएम हमेशा 24 ही रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। हमें अब एलसीएम, 72 आ जाएगा। तो अब एलसीएम ये 72 आ जाएगा। अब हमें टेबल से याद होना चाहिए 6 की टेबल, क्या 6 से 72 डिवाइड हो सकता है? तो हमें 12 की टेबल पता होनी चाहिए। तो 6 12 जा, ये 12 आ जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा। 8 की अच्छा, टेबल आ जाएगा, 8। 9 और यहाँ पर कितना आएगा? 13/36 की जगह पर 26। 26। रीजन इज बिहाइंड इज दैट 36 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई 13 की और करेंगे फिर 13 ही आएगा, 13 तो D9 यहाँ आएगा। पे। तो अब ये देखिए, क्या ये ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू सेम आ रही है? कहीं गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? चेक कीजिए। आ रही है, बराबर है। सही हो रही है मतलब 72/72। ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि जब किसी की डेथ हुई, तो अगर ये केस बनता है जो केस हमने आज डिस्कशन किया, ये हो सकता है मेरा केस भी हो सकता है आपके रिलेशन में भी किसी का केस बन जाए। तो इन दैट केस पूरी प्रॉपर्टी के 72 डिवीजन किए जाएंगे। अब उसमें से 12 जो शेयर हैं वो मदर को चले जाएंगे, 12 फादर को चले जाएंगे, 9 शेयर वाइफ को, 26 शेयर सन को, और 13 शेयर डॉटर को। लेकिन मसला ये है कि हमने 40,000 रुपीज छोड़े थे अपनी मौत के बाद, उस 40,000 में से कितना जाएगा? हमने 40,000 छोड़ा था। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें? तो हम क्या करें कि स्टेप नंबर 5 पर जाएं। स्टेप नंबर 5 पे चले गए और यहां से निकालेंगे वन शेयर अमाउंट। वन शेयर अमाउंट, एक शेयर का हिस्सा। टोटल शेयर तो 72 बन रहे हैं जाके। यहां पे लिखेंगे इनहेरिटेंस अमाउंट। आइए का मतलब
इनहेरिटेंस अमाउंट, और ये होगा टोटल डिवीजन या टोटल शेयर। टोटल शेयर बोलें या डिवीजन बोलें। तो अब यहां पर कितना था, 40,000 बचा था हमारी मौत के बाद, कफन दफन कर्ज और विल के बाद, और उसके 72 हिस्से करने, ये 72 हिस्से ये आ गए। अब कैलकुलेटर आप लोग यूज करेंगे, मैं लिखूंगा। 40,000 को 72 से डिवाइड कर लीजिए, एक हिस्सा कितने का आया, वन शेयर अमाउंट कितना आया, 40,000 से 72 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया, हाउ मच, किसी ने किया भाई? 555 555 पॉइंट कितना है, 5 55। नाउ अब हमने क्या करना है कि मदर को कितना जाएगा, मदर को जा रहे हैं 12 शेयर, मल्टीप्लाइड बाय 12 12। की मल्टीप्लाई 555 फादर को कितना जा रहा है, फादर को भी सेम जा रहा है, ये फादर का भी सेम है। वाइफ की बात करें तो वाइफ को कितने हिस्से मिल रहे हैं, वाइफ के हैं 9 हिस्से, 9 मल्टीप्लाइड बाय 555, और सन को कितने हिस्से जा रहे हैं, 13 हिस्से जा रहे हैं, सन को जा रहे हैं 13, 555 और यहाँ पे डॉटर सन का 26 था, Sun is डॉटर 26. का 13। सन का 26 था, तो यहाँ पे 26 कर दीजिए, तो यहाँ पे 26 कर दिए, डॉटर का 13 है। अब इसका कितना आया, मदर का हिस्सा कितना आया, किसी ने मल्टीप्लाई किया, 666.67 कर सकते हैं, क्योंकि 66 है आगे कई बार है। फादर का भी सेम हो जाएगा, 66667 हो जाएगा। वाइफ की अगर बात करें और मल्टीप्लाई कर दें 9 की, वाइफ के एग्जैक्टली 5,000 रुपये आ जाते हैं, ये वाइफ के 5,000 रुपये आ गए। और बेटे की अगर बात करें 26 हिस्से हैं, तो बेटे को कितना जा रहा है, 14,000, 14,000, 4,444 रुपये 44 पैसा। और उसको कितना जा रहा है, बेटी को कितना जा रहा है, 7,222 22.2। 7,000। अब इसको जोड़िए, ये जो है क्या 40,000 के आसपास बैठता है कि नहीं बैठता है, यस सर। जी भाई, सबका आंसर आ रहा है, बैठ रहा है करीब करीब कुछ, ये 40,000 आ गया। तो इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये एक सवाल आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया गया, ताकि पूरे हफ्ते में आप इसको विजुलाइज कर सकें, रीड कर सकें, नोट्स आप बनाएं अपने कॉपी के ऊपर, जो लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए ढंग से, क्योंकि हम बीच बीच में आपके टेस्ट भी लेते रहेंगे, होमवर्क भी देते रहेंगे इंशाल्लाह। और आज जो ये सवाल दिया है, ऑन दैट बिहाफ आपने जो होमवर्क करना है, आज क्या करना है, ये जो सवाल है, जो क्वेश्चंस था यहाँ पे, उस क्वेश्चन में हमने मॉडिफाई ये करना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में मदर को भी हम रखेंगे, फादर को भी रखेंगे, वाइफ को भी रखेंगे। यहाँ पे आप इसको टू सन कर लीजिए, इसको टू सन कर लीजिए, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, और 3 डॉटर्स कर दीजिए, फार्मूला सेम अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह निकल जाएगा। ऐसा नहीं हुआ कि नहीं निकल पाए, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह निकलेगा। आपके पास पूरे हफ्ते का टाइमिंग है। मेरा जो प्रोफेशन है वो ये नहीं है, दूसरा है, मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं पूरा दिन बिजी रहता हूँ दूसरे फील्ड के अंदर।
केवल फ्राइडे के दिन मेरे पास वक्त होता है, तो मैं आपके जो होमवर्क हैं जो चेक करूंगा वो केवल फ्राइडे के दिन ही चेक करूंगा। फ्राइडे से पहले पहले आप अपने होमवर्क मेरे व्हाट्सएप पे भेजें, उस पे नहीं भेजें, ग्रुप वाले पे कोई नहीं भेजेगा। ग्रुप वाले पे अगर भेजेंगे तो कोई दूसरा वहां से फिर कॉपी कर लेगा, ठीक है। हर एक इंडिविजुअली अपना होमवर्क भेजेगा, और उसके लिए रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने फ़ोन में कोई स्कैनर डाउनलोड कर लें, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन जब आप करेंगे तो फिर उसके अंदर 5 या 6 पेज बन जाएंगे। तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि अपने मोबाइल से फिर उसमें हर एक का स्नैपशॉट लेके और उसको चेक करना। तो एक स्कैनर आप डाल लीजिए, या एक आपके पास नोट ब्लॉक, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें एक सॉफ्टवेयर है बस में प्ले स्टोर में, नोट ब्लॉक, BLOC, नोट ब्लॉक के नाम से आई थिंक एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से अपने उसका कॉपी का स्क्रीनशॉट लेके और PDF बना के भेजिए, ताकि मुझे आसानी हो चेक करने में। तो आज की क्लास एंड करते हैं, और इसको अभी आपके ग्रुप में इंशाल्लाह मैं 15-20 मिनट के बाद अपलोड इसको कर देता हूँ। ग्रुप के अंदर लिंक चला जाएगा, वहां से आप उसको सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो भी डिस्कशन समझ ना आया हो वो मेरे व्हाट्सएप पे आप चैट कर सकते वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हैं। जी अनवर सर, जी जी पूछें।